फ्यूचर एयर कॉम्बैट सिस्टम्स के बारे में बात करेंगे। फ्रेंच लेड FCAS के बारे में बात होगी आज। क्या है ये 6th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट, भारत को इसकी क्यों जरूरत है और इससे हमको क्या फर्क पड़ेगा, क्या फायदा होगा और इसको किस तरीके से अप्रोच करना चाहिए। तो पहली शुरुआत करेंगे खबर से, लेकिन उससे पहले कि हम शुरू करें मैं अपना तारुफ दे देता हूं। मैं हूं कर्नल दानवीर और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल बाय द सेम नेम दानवीर सिंह। तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है ये चैनल तो प्लीज कर लीजिए, क्योंकि जानकारी आपको बहुत सटीक और बहुत सरल भाषा में यही मिलेगी। तो लेट्स स्टार्ट। एज आई मेंशन, भारत ने एक शुरुआत कर दी है। पार्लियामेंट के अंदर यह पेश किया गया है इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने कि अब भारत फ्रांस द्वारा जो लीडरशिप रोल अदा कर रहा है फ्रांस इस FCAS प्रोग्राम में, उसके साथ भारत मिलकर ये 6th जनरेशन फाइटर प्रोग्राम बनाएगा। दरअसल पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को बोला था कि आप एक स्पष्ट रूपरेखा बनाइए कि 6th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट के लिए आप क्या कर रहे हैं और किस तरीके से आप इसमें आगे बढ़ेंगे। तो अब ये 6th जनरेशन फाइटर है क्या? अब देखिए, 5th जनरेशन, 4.5 जनरेशन, 6th जनरेशन, ये सब की अपनी अपनी भाषा परिभाषा है। इट ऑल डिपेंड्स कि आप उसको किस नज़रिए से देखते हैं। जिस तरीके से भारत इस चीज़ को देख रहा है और समझ रहा है, उसके अंदर क्या इश्यूज हैं, क्या पैरामीटर्स हैं जिसकी वजह से 6th जनरेशन कहा जा रहा है। आइए पहले उस पर नज़र डालते हैं। सबसे पहला एस्पेक्ट है स्टेल्थ टेक्नोलॉजी इटसेल्फ। जो भी दुनिया के अंदर स्टेल्थ टेक्नोलॉजी है, ये एक एयरक्राफ्ट है जो कि एक रिप्रेजेंटेटिव इमेज है। तो जो भी दुनिया के अंदर स्टेल्थ टेक्नोलॉजी है, चाहे वो एरोडायनेमिक्स के लिहाज से हो, इसके ऊपर पेंट के लिहाज से हो, इसके अंदर लगने वाले एवियोनिक्स के हिसाब से हो, जो भी हो, वो नेक्स्ट जनरेशन की होनी चाहिए। जो भी अवेलेबल है उससे कहीं ज़्यादा अधिक। A B, इसके साथ साथ रिमोट कैरियर्स भी चलेंगे, यानी कि कैट्स वॉरियर टाइप आपने सुना होगा। एक पायलटलेस एयरक्राफ्ट चलेगा जो कि एक ड्रोन मदरशिप का काम करेगा और फिर उसके आगे और सारे छोटे छोटे ड्रोन्स होंगे। कोई इंटेलिजेंस ला रहा है, कोई हमले कर रहा है, कोई हवा से ज़मीन में कर रहा है, कोई हवा से हवा में मार कर रहा है। तो अलग अलग और कई सारे। फिर आएगा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और इंटेलिजेंस, सर्वेलेंस और रिकॉनेसेंस कैपेबिलिटी, यानी कि इस जहाज के अंदर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का ऐसा इक्विपमेंट होना चाहिए जिससे आप इंटेलिजेंस गैदर कर सके, एरिया के ऊपर सर्वेलेंस कर सके, रिकॉनेसेंस कर सके और डेटा हासिल कर सके। यानी कि अव्वल दर्जे का इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कैपेबिलिटी से लेस ये एयरक्राफ्ट होगा। उसके बाद है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड ऑटोनॉमी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ऑटोनॉमी यानी कि स्वायत्त, बहुत सारे निर्णय खुद से लेने में सक्षम। इसके ऊपर डिटेल में बात करेंगे। फिर है एडवांस सेंसर्स एंड डेटा फ्यूजन। एडवांस सेंसर्स मतलब कि आपके इंफ्रारेड रडार, आपका इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सिस्टम्स, आपके बहुत सारे और सेंसर्स, आपके ड्रोन्स, जो टोही ड्रोन्स हैं वो हो गए, सैटेलाइट इनपुट हो गई और दुनिया भर का डेटा जो आ रहा है वो एडवांस सेंसर्स और इनका डेटा फ्यूजन, ये काबिलियत इसमें हो गई। और सबसे अहम काबिलियत हो गई कॉम्बैट क्लाउड एंड नेटवर्किंग ऑपरेटेड, यानी कि एक कॉम्बैट क्लाउड होगा और नेटवर्क के तहत ये जहाज चलेगा। अब ये तो रही बड़ी कॉम्प्लिकेटेड टाइप बात हो गई। अब हमको इसको कैसे समझना है? अब आप इसको ऐसे समझिए कि अगर मान लो पायलट, नॉर्मल पायलट इंसान है, आपकी तरह मेरी तरह इंसान है, तो एक टाइम में एक या ज़्यादा दो और बहुत ज़्यादा जोर लगा लिए तो तीन। मैं क्यों कह रहा हूँ? आप गाड़ी चलाते हैं, आप ट्रैफिक भी देख रहे हैं, आप क्लच भी दबा रहे हैं, ब्रेक भी दबा रहे हैं, गियर भी बदली कर रहे हैं, म्यूज़िक भी बदली कर रहे हैं और शीशा ऊपर नीचे भी कर रहे हैं, AC भी कंट्रोल कर रहे हैं। आप ये काम कर सकते हैं। अब
इसमें ऑटोमेशन ले आइए, ऑटोमेटिक गाड़ी आ गई, इसमें एआई लगा दीजिए, आपने पूरा सब फीड कर दिया कि भाई इतना टेम्परेचर होना चाहिए, ये मेरा नेविगेशन है, मैं फलां जगह जा रहा हूँ, ये है वो है, और वो गाड़ी में नेविगेशन लग गया। लेकिन गाड़ी तो फिर भी आप चला रहे हैं, तो गाड़ी तो आप चलाएंगे, सिमिलरली जहाज तो आपको उड़ाना ही पड़ेगा, लेकिन आपके पास में इनपुट और ज़्यादा हो जाएंगे। अब आप देखिए कि ये जो मैंने गाड़ी का उदाहरण दिया, आप इसके अंदर आपको अपनी गाड़ी भी चलानी है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ड्रिवन ड्राइवरलेस गाड़ी भी आपके साथ में 2-3 और लगा दी जाए, वो भी चलानी है, तो आप तो पागल हो जाएंगे। आपको बहुत बड़ी कैपेबिलिटी चाहिए फिर उसके लिए, और वो कैपेबिलिटी आएगी आपकी एडवांस सेंसर्स डेटा फ्यूजन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑटोनॉमी। अब इसको और ऐसे समझते हैं। मैं नोएडा रहता हूं, नोएडा से मेरे को जाना है जयपुर। अब जयपुर जाना है तो रास्ता मेरे को मालूम है, लेकिन मेरे को और भी चीजें करनी है। जैसे मैंने बोला कि चलिए मेरे साथ में एक ड्राइवरलेस ट्रक भी चल रहा है, सामान लेके आ रहा है वो पीछे पीछे, वो भी मेरे साथ चल रहा है। तो मैं इनपुट दूंगा एआई में कि रास्ता वो वाला चुना जाए जहां पे ट्रैफिक कम हो, बीच में 3 हॉल्ट होंगे, 3 हॉल्ट 2 चाय के होंगे, 1 खाने का होगा, और ये जो भी हॉल्ट होंगे ये लेफ्ट साइड में होने चाहिए। जहां भी हॉल्ट हो वहां पे एक कार का और एक ट्रक की पार्किंग होनी चाहिए, वहां पर ये मेन्यू होना चाहिए, वहां पर ये सुविधा होनी चाहिए, और रास्ते के अंदर फलानी जगह पर इतने किलोमीटर के बाद में हमें पेट्रोल डीजल चाहिए होगा। उसके बाद में जब हम XYZ जगह पे पहुंच जाएं तो हमारे जो बेस है, जो हेडक्वार्टर है, वहां पे मैसेज इंफॉर्मेशन जानी चाहिए कि अब हम इतनी देर में पहुंचने वाले हैं। हमको वहां पे लोकल गाइडेंस के लिए एक पायलट चाहिए होगा, पायलट गाड़ी चाहिए होगी, जो भी है, मतलब मैं इस तरीके से बता रहा हूं। तो ये आपने इनपुट दे दिया, इनपुट देने के बाद ये सारी चीजें जो है एआई कंप्यूट कर रहा है, आपको बता रहा है। आपके पास सिर्फ फ्लैश होगा कि भाई रास्ते में ये 4 जगह हैं और प्रायोरिटी 1, प्रायोरिटी 2, प्रायोरिटी 3, आपका काम है सिर्फ टिक करना, और चलते रहे और सारा काम मैनेज हो रहा है। कुछ मिलता जुलता यहां पर, और इससे भी बहुत बड़े स्कोप में। अब इसको फ्लिप मारते हैं, अब इसको कॉम्बैट पे लेके आ जाते हैं। एयरक्राफ्ट उड़ रहा है, 6th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट पंजाब के ऊपर उड़ रहा है, और इनपुट ये जो क्लाउड है, कॉम्बैट क्लाउड नेटवर्क सेंट्रिक ऑपरेशंस, ये चल रहे हैं। तो एक कॉम्बैट क्लाउड है जहां पर सारा इनपुट आ रहा है आपका, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर से आ रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से आ रहा है, उसके अंदर नेवी, एयरफोर्स, आर्मी, बीएसएफ, सीआरपीएफ, सब जगह से इनपुट आ रहा है। और उसमें आपको फर्ज करो कि इनपुट आ रहा है कि गंगानगर साइड में वहां पे जो एक सिपाही है, जो रैकी पार्टी का एक हिस्सा है या कोई स्काउट बैठा हुआ है, उसने दूरबीन से वहां पर 10 टैंकों की हरकत देखी है। ये इनपुट आया, उसने इनपुट डेटाबेस में क्लाउड में चला गया। इसी तरीके से हजारों इनपुट आ रहे हैं, लाखों इनपुट आ रहे हैं। अब ये जहाज उड़ रहा है, इसके पास में इनपुट आया कि यार वहां पे 10 टैंक हैं। एक इनपुट आया कि यहां से 200 किलोमीटर दूर एक एवैक उड़ रहा है। फिर एक इनपुट आया कि श्रीनगर साइड में लाइन ऑफ कंट्रोल की तरफ में वहां पर हेलीकॉप्टर्स का हरकत हो रही है, और फलाने फाइटर एयरबेस से 4 एयरक्राफ्ट अभी उड़ने की तैयारी में है, उनपे तेल भरा जा रहा है। तो ये अलग अलग इनपुट आ गए। ये सब जगह स्ट्राइक भी कर सकता है। तो अब ये क्या करेगा, किसको क्या करना चाहिए? इसके पास में कैट्स वॉरियर हैं। कैट्स वॉरियर को ये कह सकता है कि जब तक सरगोदा से ये 4 जहाज नहीं उड़ते हैं, अपने पास टाइम है, तू जा और 10 टैंकों के ऊपर अपने ड्रोन भेज और उनके ऊपर हमला कर दे। कट से वहां पे हमला हो गया, आप तैयार हैं, आप बड़ी पिक्चर में हैं। आपकी बड़ी पिक्चर क्या है कि एवैक वहां पर है, एवैक को टैकल S-400 कर लेगी, हम इन जहाज़ों को टैकल करेंगे जब ये टेक ऑफ करेंगे और जब रेंज में आएंगे।
तो हमारे जो एयर टू एयर जो कंपोनेंट है वो हम इस्तेमाल करेंगे और उसको होगा। साथ साथ नज़र उन हेलीकॉप्टर्स पर भी है। तो ये आप कॉम्बैट एयर पेट्रोल कर रहे हैं, आप हैं, आपके साथ में एक और एयरक्राफ्ट है इसी तरीके से, और ये पूरे इलाके के ऊपर एयर कॉम्बैट एयर पेट्रोल या कॉम्बैट एयर आपकी वो चल रही है। तो इस तरीके से आप अपना डिवीजन कर सकते हैं, काम को आप बांट सकते हैं और एफिशिएंसी ला सकते हैं, इफेक्टिवनेस ला सकते हैं। अदरवाइज मान लीजिए कि ये सब ना हो तो राजस्थान के अंदर जो टैंक है वो आपको पता नहीं चलेंगे, और पता चल भी जाएंगे तो आप उनके ऊपर कुछ कार्रवाई नहीं कर पाएंगे। सो ऑल दीज फैक्टर्स आर देयर। तो ये इस लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब स्मार्ट वॉरफेयर होगा। अब वो पहले की तरह वॉरफेयर नहीं होगा। अब ये जो एक 6th जनरेशन वॉरफेयर एयरक्राफ्ट जो कर पाएगा, ये पहले शायद एक पूरा स्क्वाड्रन कर पाता। तो आप एक जहाज से 7-8 जहाजों का काम ले रहे हैं और आपका एरिया ऑफ ऑपरेशन भी बहुत बड़ा हो गया है। तो ये एक बहुत बड़ी एडवांटेज है इसकी। अब आइए कि भारत इसमें क्यों इंटरेस्टेड है भाई? तुम अपना एमका बना रहे हो, तुम इसमें क्यों इंटरेस्टेड हो? अब देखिए, एविएशन की टेक्नोलॉजी बहुत मुश्किल है, इतनी आसान नहीं है। एविएशन की टेक्नोलॉजी पे महारत लाना इज वेरी चैलेंजिंग। इनफैक्ट सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग अगर टेक्नोलॉजी पूरे एनवायरनमेंट में, डिफेंस के एनवायरनमेंट में, टेक्नो इको एनवायरनमेंट जो है उसके अंदर अगर देखा जाए तो वो एविएशन की है। तो हमें क्या चाहिए? हमारे पास में टेक्नोलॉजिकल एक्सपर्टीज अभी उस तरीके की नहीं है, हमारे पास वो स्किल्ड मैन पावर नहीं है। तो हम लोगों को क्या चाहिए? हम लोगों को चाहिए टेक्नोलॉजिकल सुपीरियोरिटी। सबसे पहले हमें चाहिए टेक्नोलॉजिकल सुपीरियोरिटी। भाई, आपका दुश्मन देश जो है चाइना से J-20 वगैरह ला रहा है, तो जो भी कोई बात करी हो कि भाई हम ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, लेकिन कर सकते हैं नहीं कर सकते वो हमें नहीं मालूम। लेकिन जो आप बोल रहे हैं हमें उसी हिसाब से तैयारी करनी पड़ेगी। वो हमने ऑपरेशन सिंदूर में देख लिया कि चाइनीज हथियार कमतर हैं, घटिया हैं, वो अलग बात है, लेकिन हम तैयारी उस हिसाब से नहीं कर सकते। तैयारी का पैरामीटर वो होगा जब आप कहेंगे कि मेरा ये जहाज है, इसका ये पैरामीटर है और ये इसकी काबिलियत है। तो हमें वो काबिलियत देखनी समझनी है, उसका आकलन भी करना है, और उससे भी कई गुना अपनी कैपेबिलिटी होनी चाहिए, तब हम आपको चैलेंज भी कर पाएंगे, आपको मात भी दे पाएंगे। तो इसीलिए टेक्नोलॉजिकल सुपीरियरिटी होना बहुत आवश्यक है। फिर है स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप आप डेवलप करेंगे। जब आप FCAS प्रोग्राम में होंगे तो जाहिर सी बात है बहुत सारे कंपोनेंट्स आप भी बनाएंगे इस देश में, और फ्रांस को अगर कल क्राइसिस होगी तो उसको आपसे भी, आपके इंडस्ट्रियल बेस से भी जरूरत पड़ेगी हेल्प की, और वाइस वर्सा। तो इसीलिए वो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप भी डेवलप होगी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजीज, जो फ्यूचर की टेक्नोलॉजीज हैं वहां भी आपको एक्सेस मिल गया, आपने डेवलप किया तो आपने बेस्ट ऑफ टेक्नोलॉजीज डेवलप करी, तो फ्यूचर की टेक्नोलॉजीज भी आपके पास है, यानी कि अगले 20 साल आपके सुरक्षित हो गए और उनमें आप इंप्रूवमेंट भी करेंगे। तो इसीलिए भारत के लिए यह बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही स्ट्रेटेजिक है। अब इस पूरे खेल के दो रास्ते हैं। एक रास्ता है एमका और दूसरा रास्ता है FCAS। तो एमका हमारे पास में 2030 के आसपास हो जाएगा, वो टाइमलाइन है, और FCAS की भी टाइमलाइन तकरीबन वही चल रही है। एक इंडिजिनस है, एक फॉरेन कोलैबोरेशन के साथ है। तो इंडिजिनस जो आप कर रहे हैं वो तो आप कर ही रहे हैं, लेकिन साथ के साथ आपके इंजीनियर्स, आपके साइंटिस्ट, आपके टेक्नीशियंस एक बहुत हाई लेवल की टेक्नोलॉजी पर ट्रेन हो रहे हैं, और जब वो ट्रेन हो रहे हैं तो ऑब्वियस बात है कि वहां से जो सीखेंगे उसका फायदा एमका में भी होगा, डेवलपमेंट स्टेज में भी होगा, और इसके बाद में MK2, MK3, MK4, इस तरीके से जब सीरीज चलेगी तो उसका फायदा होगा। तो एक बार जब गाड़ी चल जाती है तो फिर वो चल जाती है, तो अभी उसको सिर्फ एक पुश की जरूरत है, धक्का स्टार्ट की जरूरत है।
तो वो एक पुश और बेहतरीन अंदाज में वो मिलेगा जब आप FCAS की साथ आप कोऑपरेशन करेंगे, उसमें शामिल होंगे। तो इससे आपको इंश्योर होगा आपका लॉन्ग टर्म एयर पावर एज, जो एयर पावर एज जो है आपकी आपके एडवर्सरीज के खिलाफ, वो इंश्योर रहेगी लॉन्ग टर्म के लिए। फिर है कोलैबोरेट फॉर द फ्यूचर। अब FCAS में एक अच्छा अनुभव हो गया, फ्रांसीसियों को हो गया, आपको हो गया, तो आप फिर आगे फिर और कोलैबोरेट करेंगे, तो ये कोलैबोरेशन इसके आगे और भी चलेगा, और भी स्तर पर जाएगा। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है। फिर आपने, जैसा मैंने बोला कि आप अपनी कैपेबिलिटीज घर पे बना लेंगे, आप अपना एक इकोसिस्टम तैयार कर लेंगे, क्योंकि आपको इधर इसको भी तो सामान देना है। तो जब आप इकोसिस्टम बना लेंगे तो आपके पास एक्सपर्टीज हो जाएगी। और ये कॉम्प्लीमेंट्री अप्रोच है भाई, आपका भी काम करेंगे, आपके साथ भी काम करेंगे, और इससे जो हम सीखेंगे वो हमारा एमका के अंदर भी उसका इस्तेमाल होगा। सो दिस इज एडवांटेजेस फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो। अब इसका जो असली टेस्ट है, असली टेस्ट क्या होगा? असली टेस्ट पार्टनरशिप में नहीं है, करेक्शन, असली टेस्ट पार्टनरशिप में है, कस्टमर में नहीं है, खरीदार के तौर पे नहीं आए। पार्टनरशिप वही चीज जो हमने अभी बात करी थी कि वर्क शेयर और को डेवलपमेंट होगा। आप भाई आप रेडार बना रहे हैं तो आप कॉकपिट तैयार कर रहे हैं, तो आप फ्यूसलाज बना रहे हैं, तो आप लैंडिंग गियर बना रहे हैं, तो ये तो वो, तो इस तरीके से आप मिलजुल के काम कर रहे हैं। फिर कहीं एक जगह असेंबल हो रहा है, कोई टेस्ट कर रहा है, आपके टेस्ट पायलट्स भी टेस्ट कर रहे हैं, फ्रांसी टेस्ट पायलट्स भी टेस्ट कर रहे हैं। और आपके पास देश के अंदर तो टेरेन बहुत ज़बरदस्त है, आपके पास कोस्टल है, आपके पास ट्रॉपिकल है, आपके पास में जंगल है, आपके पास में हाई एल्टीट्यूड है, आपके पास में रेगिस्तानी इलाका है। तो अलग अलग जगहों पे आप एक ही मुल्क में टेस्ट कर सकते हैं। फ्रांस के पास तो ये लीवे नहीं है, ये हमारे पास है। तो ये एक एडवांटेज है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगा और आपका आईपी एक्सेस होगा। तो आपके ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं लगा सकता कि यार ये हम आपको नहीं देंगे एक्सेस। कैसे नहीं देंगे? तो हमने बनाया है। तो ये एक एडवांटेज है। इंडिजिनस मैन्युफैक्चरिंग, जैसा मैंने बोला कि आपके घर के अंदर ये इकोसिस्टम तैयार होगा, तो ये बहुत बड़ी चीज है। और फाइनली स्किल और इकोसिस्टम डेवलपमेंट होगा, वो अल्टीमेट होगा, एंड दैट इज हाउ दिस होल थिंग विल पैन आउट। तो ये इसके एडवांटेजेस हैं। और ये बहुत ही शानदार कदम उठाया है भारत सरकार ने, और इससे हमारे एविएशन के लिए बहुत फ़ायदा होगा। आज से 5-6 साल के बाद में आप इसके नतीजे देखने लगेंगे। जब भी कभी FCAS हवा में उड़ेगा और इंडक्ट होगा, वो बात की बात है, लेकिन उससे पहले आपका एमका इंडक्ट होने लग जाएगा, और यहाँ से धीरे धीरे जो जो चीज़ें आप सीख रहे होंगे उसका एप्लीकेशन एमका के अंदर भी होना शुरू हो जाएगा साथ के साथ। तो इसी उम्मीद के साथ कि ये प्रोग्राम भारत का सफल रहे, ये कोलैबोरेशन हो और भारत इसमें जोर शोर से हिस्सा ले। तो इसी के साथ हम अपना ये प्रोग्राम यहाँ पर समाप्त करते हैं। आपको ये कैसा लगा? अगर आपको ये पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मुझे दीजिए इजाज़त, फिर होती है मुलाकात। जय हिंद।